जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत का विदेश व्यापार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फॉरेन ट्रेड। यह चैप्टर इग्नू एमकॉम के तीसरे बुक का है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। भारत का विदेश व्यापार का यूनिट 1 देखते हैं। परिचय। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने उद्योग, व्यापार एवं नीतियों में परिवर्तन एवं सुधार का निर्णय लिया। व्यापार नीति में परिवर्तन का उद्देश्य निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि करना और विश्व व्यापार निर्यात के कुल हिस्से में भारत के निर्यात के हिस्से का तथा भुगतान शेष के संकट संबंधी उपायों को निर्धारित करना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्यात आयात नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। दूसरा, सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अनेक उपायों को निर्धारित किया गया। भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा आयात एवं निर्यात की संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतियां भी सुनिश्चित की गई। भारत का विदेश व्यापार से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले परिचय देकर उसका शुरुआत कर सकते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे। निर्यात संवर्धन की रणनीतियों के फलस्वरूप कंपनियां लागत कम करने के लिए विवश हो जाती है, जिससे वे अपने माल के उत्पादन एवं विक्रय के लिए नए साधनों एवं तकनीकों को खोजने का भी प्रयास करती है। उपभोक्ताओं के लिए माल की गुणवत्ता में भी सुधार की संभावना बढ़ जाती है। इन रणनीतियों की मदद से अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता स्तर में सुधार एवं वृद्धि होती है। ऐसे देश जो व्यापारिक पद्धतियों में उदारीकरण की नीतियों का अनुकरण करते हैं, वह देश अन्य देशों की अपेक्षा, विशेषकर जो देश अपने बाजार एवं देशी व्यापार को संग्रहण देते हैं, की तुलना में तीव्र गति से विकास करते हैं। अगला है भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्ति। भारत के पिछले 5 दशकों के निर्यात, आयात एवं व्यापार शेष को देखें तो ये बहुत ही अस्पष्ट है कि भारत का व्यापार शेष पिछले कई वर्षों से प्रतिकूल रहा है। यह प्रतिबिंब भारतीय समाज के बदलते आचरण का प्रतिबिंब एवं परिणाम है। 2005 से लेकर 2006 तक घाटे की राशि 1,31,837 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक चिंता का विषय है। वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण फलस्वरूप भारत में उन विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात खुल गया है जिनके आयात पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था। व्यापार शेष में घाटे का मूल कारण निर्यातों की तुलना में आयातों में होने वाली तेज वृद्धि है। व्यापार शेष के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियों एवं उपायों को अपनाना होगा जिससे आयातों की तुलना में निर्यातों को प्रोत्साहन मिल सके। परंतु कुछ पूंजीगत वस्तुओं के आयातों में कमी करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेल की मांग में वृद्धि हुई है तथा प्रौद्योगिकी में उच्च स्तरीय सुधार के लिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है। अतः ऐसी वस्तुओं के आयातों में कमी से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। दूसरा, पहले आयात अधिशेष की वित्तीय व्यवस्था के समाधान के रूप में विदेशी सहायता को महत्व दिया जाता था, परंतु यह सहायता प्राय ऋण के समान ही होती थी। ये सहायता लिख गया। इसलिए विकासशील देशों के पास व्यापार शेष के घाटे को पूरा करने तथा आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निर्यातों को प्रोत्साहन देने ही एक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण विकास शेष रह जाता है, क्योंकि निर्यात के क्षेत्र का विकास आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय को उपार्जित करने में मदद करता है, मतलब बढ़ाने में।
अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से व्यापार बोर्ड द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की गई है जिनसे निर्यात में 30% वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है। पहला, वित्त मंत्री द्वारा भी निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं के साथ साथ व्यापार हेतु कुछ देशों के महत्व का भी विश्लेषण किया गया है। इन महत्वपूर्ण उत्पादों में रत्न तथा आभूषण, सूती धागा, सिलाए वस्त्र, समुद्री उत्पाद, यातायात उपकरण, धातु निर्मित वस्तुएं, मशीनें एवं उपकरण, चमड़ा एवं चमड़े से निर्मित वस्तुएं, कार्बनिक तथा अन्य में अकार्बनिक रसायन, रंग सामग्री, प्लास्टिक तथा कृषि रसायन तथा तेल आदि शामिल हैं। जबकि विदेशों में सूची के अंतर्गत अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, सऊदी अरब, यूके, सिंगापुर, रूस, इटली, बांग्लादेश इत्यादि, थाईलैंड आदि सम्मिलित हैं। इन प्रयासों के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं बीपीओ के क्षेत्रों में फलस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन के सुअवसर बढ़े हैं। इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। जैसा कि बीपीओ का क्षेत्र, आज हम और आप जानते हैं कि बीपीओ का क्षेत्र काफ़ी आगे और तीव्र गति से विकास कर रहा है। कॉल सेंटर ले लेते हैं, जियो के जो कॉल सेंटर हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के जो कॉल सेंटर हैं, इन सबको हम बीपीओ के अंतर्गत शामिल करते हैं और आज इनकी उत्पादकता काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और ये लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्राथमिक स्रोत बन चुका है। अगला विषय है विदेशी व्यापार की संरचना। संरचना मतलब होता है ढांचा, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि निर्माण। तो आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेश व्यापार की संरचना में बहु परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। यहाँ पे बहु परिवर्तन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं नई, और दृष्टिगोचर मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में विजिबल। जैसे कि दृष्टिगोचर का मतलब हो सकता है देखने को मिला। ठीक है, तो वर्ष 1950 तक के दशक में निर्यात मुख्य कृषि उत्पाद ही शामिल थे, परंतु 70 के दशक में निर्यात के क्षेत्र में कुछ विविधताएं देखी गई, जिनसे निर्यात की संरचना में कई परिवर्तन हुए। इसके अंतर्गत निर्यात की संरचना 1950 के दौरान भारत के निर्यातों में कृषि प्रधान वस्तुएं अधिक शामिल थी, जिनमें निर्यात की कुल आय में से लगभग 54% भाग चाय, जूट, सूती आदि 3 परंपरागत वस्तुओं का था। इस अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे, परंतु औद्योगिकरण विकास तथा के फलस्वरूप पूंजीगत सामान प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को अनुभव किया गया और आर्थिक विकास के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान तथा कच्चे माल के आयात को महत्व मिला, क्योंकि आधुनिक तकनीक, प्रौद्योगिकी, मशीन तथा कच्चे माल के आयात के बिना औद्योगिकरण का विकास संभव नहीं था। यहाँ पर हमारा ये औद्योगिकरण विकास का मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है देश के अंदर जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उन सब का विकास करना। और इसमें एक आप देख सकते हैं प्रौद्योगिकी से हमारा मतलब है तकनीकी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग को लेकर। 70 के दशक में भारत सरकार द्वारा निर्यात संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसके फलस्वरूप
परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में कमी और गैर परंपरागत जैसे लोह एवं इस्पात, मशीनें, यातायात उपकरण, रत्न उत्पाद एवं रासायनिक पदार्थ आदि के निर्यातों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। भारत की निर्यात संरचना के मुख्य संगठन, एक मिनट दोस्त, भारत के निर्यात संरचना के मुख्य संगठक इसमें आएगा हमारा कृषि उत्पाद, कपड़ा और निर्मित उस वस्तुएं, मतलब कपड़ा और निर्मित वस्तुएं जो होती हैं, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं, रत्न एवं आभूषण इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ पे हमारा निर्यात संरचना से हमारा मतलब है स्ट्रक्चर, निर्माण के मुख्य संगठन को हम बोलते हैं अंग, यानी कि इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, भारत की निर्यात निर्माण के मुख्य अंग। तो इसमें हम पहला देखते हैं कृषि उत्पाद। पिछले 5 दशकों से कृषि से संबंधित वस्तुएं एवं उत्पाद के स्थान पर निर्मित वस्तुओं के निर्यात को अधिक महत्व दिया गया है, जिसके फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र के निर्यात में निरंतर कमी को महसूस किया गया। परंतु कृषि निर्यात संबंधी उत्पाद में कुछ नई वस्तुएं जुड़ी जिनसे विदेशी मुद्रा का अर्जित हुआ। प्राय कृषि निर्यात के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, अनाज, अनिर्मित तंबाकू, गर्म मसाले, काजू, फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद तथा कपास आदि आते हैं। परंतु विदेशी मुद्रा अर्जन में नए उत्पादों जैसे रबर, चावल, तंबाकू, सोयाबीन इत्यादि अधिक लाभान्वित सिद्ध हुए। परंतु गेहूं तथा चावल के निर्यात पर रोक तथा यूरोपियन समुदाय द्वारा समुद्री उत्पादों के आयातों को प्रतिबंधित करने के कारण कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि धीमी गति से हुई। सारांश के रूप में यहाँ पे क्या होगा, सारांश के रूप से कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि के संदर्भ में कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। दूसरा, कपड़ा और निर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के आयात प्रोत्साहन की योजना से कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में बहुत सहायता मिली। वर्ष 1970 से लेकर 71 में कुल निर्यात में इन वस्तुओं का योगदान 9.4% था, जबकि 1995 से लेकर 1996 में यह योगदान बढ़कर 22.7% हो गया। कपड़ा उद्योग द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है तथा भारत को टेक्सटाइल की वस्तुओं के निर्माण में प्रतिस्पर्धा का लाभ भी उपलब्ध है। गैर तथा खुले बाजार की नीति के प्रावधान द्वारा भी टेक्सटाइल की वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं अधिक बढ़ गई। यहाँ पे गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी WTO के अंतर्गत। परंतु इन संभावनाओं के फलस्वरूप अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ गई है। इसलिए विश्व बाजार में टेक्सटाइल की वस्तुओं में भारत को अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए उच्च कोटि एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी की बहुत आवश्यकता है। तीसरा, चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह एक विश्वसनीय क्षेत्र माना जाता है। समग्र निर्यात में इन वस्तुओं का योगदान 1970 से लेकर 1971 में 52% था, परंतु 2004 से 2005 में यह घटकर 2.9% रह गया। इस गिरावट के 2 कारण माने गए हैं। प्रथम, औद्योगिक देशों द्वारा यह
सहमति व्यक्त की गई है कि भारतीय चर्म शोधनशालाओं में रसायन का उपयोग होता है। दूसरा, इन उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली पुरानी मशीनें तथा प्रौद्योगिकी, परंतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा चमड़े से बनी मूल्यवान वस्तुओं के निर्यात प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। चौथा, रत्न एवं आभूषण। निर्यात के क्षेत्र में रत्न एवं आभूषण के बारे में पढ़ते हैं। विश्व बाजार में इनके व्यापार में बहुत स्पर्धा तथा प्रतियोगिता है, परंतु भारत के पास रत्न एवं आभूषण के निर्यात प्रोत्साहन के लिए कुल कारीगर भी उपलब्ध हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साधन एवं स्रोत माने जाते हैं। वर्ष 1970 से लेकर 71 में इनका निर्यात में योगदान 2.9% था, जो 2004 में बढ़कर 17.1 हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी इनके निर्यात में वृद्धि होती है। इसके दो सहायक कारण माने जाते हैं। इसमें जो आप ये देख रहे हैं 1971, 1970, 2.9, यदि आपको एग्ज़ाम में ये लिखना हो और आपको एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रहती है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इतना टीचर्स को भी याद नहीं रहता है। अगला देखते हैं, निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण। कच्चे माल संबंधी उदार आयात, परंतु विश्व बाजार में इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत को भी इस क्षेत्र में कुछ नवीन एवं आधुनिक तरीकों से अपनाने की आवश्यकता है। पांचवा, रसायन एवं सहबद्ध उत्पाद। रसायन एवं सहबद्ध उत्पादों के निर्यात में हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ष 1970 से लेकर 71 में यह 1.9% था, जबकि वर्ष 2004 से 5 में यह बढ़कर 12.1% हो गया। परंतु इस क्षेत्र में निर्यात योग्य वस्तुओं की संख्या में और वृद्धि करने की आवश्यकता है। विकसित देशों में नियंत्रण के कठोर नियमों के एवं नियंत्रण के कारण विकासशील देशों से रासायनिक पदार्थों का निर्यात सुगम हो गया है, परंतु विश्व व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में सुधार एवं नवीनतम तकनीक अपनाने की आवश्यकता है। छठा है, मशीनरी, यातायात व धातु उत्पाद। वर्ष 1970 से 71 से प्रारंभ हुए पिछले 3 दशकों में मशीनरी, यातायात, धातु उत्पाद के निर्यात में गिरावट आई, परंतु 1975 से 96 में 13.7 से बढ़कर इस क्षेत्र का निर्यात 2004 से 5 में 20.6% हो गया, जो यह स्पष्ट करता है कि स्वचालीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नत प्रक्रियाओं द्वारा इस क्षेत्र में सुधार की अच्छी संभावना है। सातवां, खनिज पदार्थ, ईंधन और तेलीय पदार्थ। विश्व बाजार में खनिज, ईंधन एवं तेलीय पदार्थ के निर्यात में घनी प्रतिस्पर्धाएं हैं। इसलिए इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए अधिक नवपरिवर्तन एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निर्यात में प्रोत्साहन हेतु तेलीय पदार्थ के अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत के कुल निर्यात में खनिज, धन तथा तेलीय पदार्थ का भाग बहुत कम है, परंतु ये गलत है। परंतु वर्ष 1950 से 95 में जहां यह भाग 2.9 था, वह 2004 से 5 में बढ़कर 8.6 हो गया, जिससे इस क्षेत्र में और वृद्धि एवं विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इन वस्तुओं के अतिरिक्त विश्व बाजार में
पर्यटन यानी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, बीपीओ, हस्तशिल्प आदि में निर्यात बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं, परंतु इस क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए आधारभूत सेवाओं में उन्नति एवं प्रतिबद्धता की बहुत आवश्यकता है। 8वां आता है आयात की संरचना। प्रारंभ में व्यापार के क्षेत्र में भारत सरकार की नीति आयात, निष्कासन तथा निर्यात प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्थापन प्रोत्साहन से संबंधित तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नियोजित विकास प्रक्रिया के लिए अधिकतम निवेश एवं विनियोग पूंजीगत क्षेत्र में किया गया है, परंतु इस विनियोग के बावजूद भी देश ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की स्थिति में नहीं था जिससे विकास परियोजन की गति को तेज किया जा सके। अतः भारत द्वारा पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता को अनुभव किया गया, क्योंकि इन प्रौद्योगिकी एशियन के माध्यम से निर्यात संवर्धन की संभावनाएं बढ़ने की आशा अधिक थी। इसलिए देश के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं एवं नवीन यानी नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक के आयात के संदर्भ में उदार नीति को अपनाया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि निर्यात से प्राप्त आय से ही आयात की लागत का भुगतान किया जाएगा। परंतु हाल के वर्षों में भुगतान शेष में होने वाले घाटे ने कुछ और ही तस्वीर प्रस्तुत की। अगला है आयात संरचना के प्रमुख संगठन। इसका मतलब है आयात निर्माण के प्रमुख अंग। इसमें आगे देखते हैं पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थ। आयात संरचना के प्रमुख संगठन के अंतर्गत पहला जो आयात संरचना का भाग था वह था पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थ। इसमें ऊर्जा की आंतरिक मांग की वृद्धि तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी के कारण इन पदार्थों की आयात की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1970 से 71 में इन पदार्थों का आयात केवल 136 करोड़ रुपए यानी कि 8.3% था, जबकि वर्ष 2004 से लेकर 5 में यह बढ़कर 1,34,094 रुपये करोड़, जिसको हम प्रतिशत में बोल सकते हैं 27.3 हो गया है। यद्यपि सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, परंतु इन पदार्थों के उत्पादन मात्र से ही इनकी बढ़ती मांग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं उचित प्रबंध की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के सर्वोत्तम उपयोग, उचित प्रबंध तथा घरेलू उत्पादन द्वारा ही इसके आयात की बढ़ती हुई राशि को नियंत्रित करने में मदद कर सकेगी या मिलेगी। वास्तव में ये पदार्थ निःशेष प्राकृतिक के हैं, अतः वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के हितों के लिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। दूसरा आता है पूंजीगत माल। वर्ष 1970-71 के कुल आयात में पूंजीगत माल के आयात का हिस्सा 24.7% था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 15.2% के स्तर पर पहुंच गया। परंतु उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के विकास ने पूंजीगत वस्तुओं
की मांग में वृद्धि कर दी, जिसके फलस्वरूप पूंजीगत माल के आयात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। परंतु कुछ वर्षों में देशी विदेशी मुद्रा भंडार की अपर्याप्तता तथा निवेश में गिरावट के कारण इन वस्तुओं के आयात में कुछ गिरावटें आई। वर्ष 2001 से 2 में आयात के कुछ प्रतिशत में वृद्धि दोबारा हुई, क्योंकि जो भाग पहले 11.9% था वह 2004 से 5 में बढ़कर 12.9% तक पहुंच गया। यानी कि पूंजीगत माल के अंतर्गत हमारा आयात जो था वो बढ़कर 12.9% तक हो गया। तीसरा है मोती और कीमती पत्थर। मोती में हमारा सोना, गोल्ड इत्यादि सम्मिलित होंगे। रत्न एवं आभूषणों के उद्योगों में मोती तथा कीमती पत्थर बहुत ही आवश्यक अवयव माने जाते हैं, इसलिए ये रत्न एवं आभूषण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। परंतु इनका आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आभूषणों की मांग पर निर्भर करता है, इसलिए इन पदार्थों की आयात प्रवृत्ति में सदैव उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे 1970 से लेकर 71 में कुल आयात में इन पदार्थों का हिस्सा मात्र 1.5% था। परंतु वर्ष 2004 से 5 में इस क्षेत्र में वृद्धि हुई और यह हिस्सा बढ़कर 2.4% हो गया। उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण। 70 के दशक में भारतीय कृषि में नई तकनीकी के विकास से उर्वरक तथा उर्वरक निर्माण की बढ़ती आवश्यकता को अनुभव किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1970 से 71 में जो भाग 5.3% था वह 1980-81 में बढ़कर 6.5% हो गया। धीरे धीरे उर्वरक की बढ़ती पूर्ति के फलस्वरूप इसके आयात के हिस्से में कमी आई। वर्ष 1990 से लेकर 91 में यह केवल 4.1% था, जबकि वर्ष 2003 से 4 में यह भाग घटकर 0.8% रह गया, जो वास्तव में यह घरेलू उत्पादन में कमी का परिणाम था। उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण के क्षेत्र में वर्षों में उतार चढ़ाव को भी अनुभव किया गया, जिससे वर्ष 1980-81 में इस क्षेत्र का आयात में कुल भाग 6.5% था, जो 1970 से लेकर 71 के प्रतिशत से अधिक था। अगला है विदेशी व्यापार की दिशा, यानी विदेशी व्यापार का डायरेक्शन कैसा था भारत में। देखते हैं, भारत के विदेश व्यापार की दिशा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव सदैव देखने को मिलते हैं। भारत के व्यापार में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण रही है। निर्यात की दिशा, पहला होता है निर्यात की दिशा, दूसरा आएगा आयात की दिशा। तो हम देखते हैं निर्यात की दिशा। भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के मध्य व्यापार संधि के अच्छे परिणाम 1970 के दौरान प्राप्त होने शुरू हुए। भारत तथा यूएसएसआर के माध्यम व्यापार का तेजी से विकास प्रति व्यापार नीति के माध्यम से संभव हुआ और वर्ष 1970-71 में यूएसएसआर भारत के निर्यात का एक प्रमुख बाजार बन गया। वर्ष 1990 से 91 के दौरान भारत के निर्यात के लिए यूएसएसआर का पहला स्थान
रहा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, बेल्जियम और फ्रांस दूसरी। और यहाँ पे यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सॉरी। आयात की दिशा। पिछले वर्षों के दौरान भारत के आयात परिदृश्य में बहुत बदलावों को अनुभव किया गया। वर्ष 2003-04 के दौरान भारत के आयात संबंधी देशों में प्रथम स्थान 6.4% संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त था। पिछले 3 दशकों में भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही भारत के आयात का प्रमुख स्रोत बना, परंतु प्रौद्योगिकी के उन्नति एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत के आयात क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप एशियाई शिखर देशों, जिनमें जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूएई, जापान, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान आदि शामिल थे, के साथ भारत के आयात क्षेत्रों में वृद्धि हुई। भारत के निर्यात क्षेत्र की मुख्य समस्या है। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको हम समझकर पढ़कर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत के निर्यात क्षेत्र में निर्यात करने में क्या क्या समस्याएं आती थी, किस प्रकार की समस्या होती थी, उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। तो हम एक पहला देखते हैं, घटिया किस्म का प्रतिरूप। विदेशी बाजार में भारत निर्मित वस्तुओं की कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि इन्हें घटिया किस्म का संकेत माना जाता है, जबकि जापान, कोरिया, चीन आदि निर्मित वस्तुओं में अविश्वसनीयता का बोध किया जाता है। निर्यात किस्म नियंत्रण एवं निरीक्षण अधिनियम एवं अन्य नियंत्रण अधिनियमों के बावजूद इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। कई बार इनका परिणाम निर्यातकों की लापरवाही एवं उनमें वचनबद्धता की कमी को माना जाता है, परंतु हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा विशेषकर वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधारों को अपनाने की पहल की गई है। कहा जाता था कि भारत में जितने भी उत्पादन किए जाते थे वस्तुओं के, उनके क्वालिटी और अन्य चीज़ों में कमी रहती थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण निर्यात के क्षेत्र में भारत को इस समस्या का समाधान ढूंढना था और इससे बाहर निकलना था। अगला है ऊंची लागतें। नवीन प्रौद्योगिकी के अभाव तथा निजी उत्पाद के कारण भारत में उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में ऊंची है। भारत में निर्यात की लागत पर बैंकों के खर्चों का भार लगभग 3% था, जबकि जापान एवं कोरिया में यह भाग 1% भारतीय निर्यातकों को बड़े पैमाने की उत्पादन लागतें तथा बड़ी मात्रा में पूर्ति से मिलने वाले लाभ भी उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी नीति नई तकनीकों तथा प्रौद्योगिकों के नवीन तरीके अपनाने में शिथिल रही है, जिसके फलस्वरूप भारत का निर्यात क्षेत्र सीमित रहा है, परंतु वर्तमान में भारत सरकार तथा उद्योगपतियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस दिशा में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसके परिणाम जल्द ही दृष्टिगोचर होंगे। अविश्वसनीयता। अनुबंध से मुकरना या अनुबंध की मूल शर्तों को पूरा न करना तथा बिक्री के बाद सेवाओं की शीघ्र प्रदान करने में असमर्थता आदि कारणों से भी
भारतीय निर्यातकों को अविश्वसनीयता माना जाता है, जैसे जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान जैसे निर्यातक देश द्वारा भेजे गए प्रेषण यानी मैसेज में यदि कोई त्रुटि होती है तो वे प्राय तुरंत दोबारा प्रेषण मैसेज भेजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शीघ्र उत्तर देने या बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया से ही निर्यातक देशों की साख में वृद्धि होती है और व्यापार के क्षेत्र का भी विस्तार होता है। इसके विपरीत भारतीय आर्थिक नीतियों एवं कार्यविधियों में इन औपचारिकताओं का अभाव भारत के निर्यात क्षेत्र तथा व्यापार को संकुचित कर देता है। चौथा आता है आधारिक संरचना संबंधी बाधाएं। भारत को आधारभूत संरचना जैसे यातायात एवं संचार की अपर्याप्तता, बिजली की कमी आदि सुविधाओं में कमी भारत के निर्यात में वृद्धि एवं विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। आधारभूत संरचना के शिथिल स्वरूप के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है। आयात निर्यात एवं विकास एवं विस्तार के लिए भारत के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करना व आधुनिकीकरण को अपनाना बहुत आवश्यक है। अगला है व्यापार संबंधी सूचना तंत्र की अपर्याप्तताएं। वर्तमान समय में गतिशील विश्व बाजार में कुशल व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष एवं महत्वपूर्ण सूचना तंत्र का होना अति आवश्यक है, जिसमें ईडीआई तथा इंटरनेट शामिल हैं आदि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु विकसित देशों की तुलना में भारत की सूचना सुविधाओं में नवीनता एवं आधुनिक की कमी है, जिसके फलस्वरूप भारत को विश्व व्यापार की औपचारिकताओं की पूर्ति में अधिक समय लगता है। अतः व्यापार संबंधी सूचना तंत्र की अपर्याप्तता एवं शिथिलता के कारण भारत का विश्व व्यापार प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता की दौड़ में पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। आपूर्ति की समस्या। भारत अनेक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में निरंतर एवं विधि ऊपर आपूर्ति में सक्षम नहीं है, क्योंकि निर्यात के लिए केवल वे उत्पाद और पदार्थ शेष रह जाते हैं जो घरेलू बाजार में बिक्री के पश्चात बेचे जाते हैं। सारांश रूप में भारत में निर्यात के उद्देश्य से उत्पादन नहीं किया जाता है। अतः आधुनिक युग में भी भारत में पर्याप्त योग्य उत्पादन न करने की प्रवृत्ति विद्यमान है। सातवां है नगण्य उपस्थिति। भारत निर्मित वस्तुओं एवं उत्पादों की विदेशी बाजार में नगण्य उपस्थिति पाई जाती है। यदि भारत की वस्तुओं को भारतीय नाम से बेचने के स्थान पर उन्हें विदेशी ब्रांड के नाम से बेचा जाए तो मूल्य अधिक मिलने की संभावनाएं होती हैं। अन्यथा विदेशी बाजार में भारत निर्मित वस्तुओं के लिए कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि इन वस्तुओं को कई बार संसाधित किया जाता है और या इनका पूर्ण संवेष्टन किया जाता है। आठवें में आता है अनिश्चितताएं, कार्य प्रणाली जटिलताएं, संस्थागत कठोरता। भारत की व्यापारिक नीति व्यवस्था की एक और कमी यह है कि हमारी भविष्य एवं प्रोत्साहन संबंधी योजनाएं एवं नीतियां अनिश्चित हैं। इनमें स्थायित्व की कमी है। यद्यपि स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से आयात निर्यात नीति को पंचवर्षीय बनाया गया, फिर भी आयात निर्यात नीति में हर वर्ष बड़ी संख्या में संशोधन किए जाते हैं। वास्तव में अधिकांश व्यापारिक कार्य विधियों एवं प्रलेखन संबंधी औपचारिकताओं को सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया गया है। अतः इस दिशा में सुधार हेतु व्यापारी संबंधी प्रलेख एवं कार्य विधि एवं औपचारिकताओं को सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है। तो ये हमारा IBO 3 का यूनिट 1 भारत का विदेशी व्यापार ख़त्म होता है।